लोग ये देख रहे थे यहाँ पे स्ट्रेंथ्स इन पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। क्या ये समझ में आ गया क्या? जब अपन देखो, जब अपन ये अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने ऐसे, ऐसे पीरियोडिक टेबल है लगभग अप्रोक्सीमेट, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ हीलियम होता है इस तरह से। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और वहीं आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसके डिक्रीज का कारण क्या है? हाँ, करेक्ट बोल रहा हूँ। क्या होता है कि इसको कहते हैं जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेसिकली कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है, बस यहाँ क्या होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। एक पीरियड में चलेंगे तो शेल तो वही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अट्रैक्शन लगातार बढ़ते जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चार्ज, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए तो और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इसको कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इसको यही कहते हैं। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, आई होप दिस शुड बी क्लियर। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़ना है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आई कहते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert gaseous neutral atom into cation। हाँ, गैसियस भी होना चाहिए और न्यूट्रल भी होना चाहिए। इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ठीक है, जैसे X कोई एटम है, उसका ये गैसियस फॉर्म है, और इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया X प्लस में, और प्लस ये भी गैसियस होगा ऑब्वियसली, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो इसको अपन, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डेल्टा H जो रिक्वायर होगी, उसको अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी।
आयन बदल गया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, आयनेशन एंथैल्पी के बारे में। तो पहला पॉइंट है आयनेशन एंथैल्पी is always positive because energy is always required to eject इलेक्ट्रॉन। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी ऑब्वियसली देना पड़ेगा। जब भी हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है, मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको गिवन है। और जब रिलीज होती है एनर्जी तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, मतलब हमको एनर्जी मिली। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा जो पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो अपन किससे निकालेंगे? न्यूट्रल से। जो सेकंड निकालेंगे वो आयन से निकालेंगे, सेकंड ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। यानी जितने इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नीशियम है ना, इसको गैसियस एटम में बदल लिया और इसको अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg प्लस बना दिया, गैसियस एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इवन होगी। इसी तरह से Mg प्लस है, ये भी गैसियस है, और इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये +2 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और निकल गए। अब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी E2 हो जाएगी, तो E2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन E1। ये मतलब क्योंकि पहले से ही वो पॉजिटिव चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालने तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं। ओके, तीसरा मूविंग डाउन द ग्रुप। मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप पे हम नीचे जाते हैं दी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे उतना नंबर ऑफ शेल कैसे होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं नीचे जाने में मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक, while moving left to right आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ ऑर्बिट तो वही रहते हैं, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। I hope this is clear. क्यों भाई? यहाँ तक क्लियर है क्या? सो एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला है न्यूक्लियर चार्ज। अगर दो डिफरेंट एटम में कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? तो जैसे सोडियम है अपने पास, सोडियम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम में न्यूक्लियर चार्ज 11 है और मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज 12 है। उससे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की होगी, है ना। मान लो सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरह से ऊपर जाने पर क्या होते जा रहा है? एक तो
ये दोनों बिल्कुल पास, इसमें अगर देखें तो 11, इसमें 12 है। दूसरा ये किसके तरफ चले गए, ये राइट साइड चले गए, और आपको मैंने बताया था राइट साइड जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एटॉमिक साइज, ठीक है। तो हीलियम, हाइड्रोजन है अपने पास, और उससे कम एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम की। उससे कम किससे होगी, सोडियम की। उससे कम किसकी होगी, पोटेशियम की। ये हमने देखा डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ तक समझ में आ गया?